अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। नमस्कार। सियासत बहुत कम ऐसे किरदारों ने देखी होगी जिन्होंने अपनी जमीन को बंटते हुए देखा, उस जमीन पर देश ही नहीं, दो मुल्क ही नहीं बल्कि दुनिया में बहस होते हुए देखा, और इन सब के साथ अपनी कश्मीरियत को बचाते हुए, बिना किसी का प्यादा बने हुए, सियासत करते हुए, सियासत के खिलाफ खड़े होते हुए, सत्ता संभालते हुए और सत्ता के बीच घर से ही कहीं ना कहीं संघर्ष और त्रासदी को एक साथ समझते हुए देखा। जिक्र मुफ्ती मोहम्मद सईद का कर रहे हैं। तो आइए, पहली रिपोर्ट मुफ्ती मोहम्मद सईद, अब उसके बाद महबूबा शपथ लेंगी, लेकिन जरा समझने की कोशिश की जाए मुफ्ती का मतलब क्या और महबूबा का मतलब क्या। 1983 में मुफ्ती ने जब कांग्रेस छोड़ी तो कहा था, इंदिरा गांधी तो दिल्ली में रहती है, मैं तो कश्मीरियों के बीच रहता हूं। और मौत से चंद दिनों पहले मुफ्ती ने कहा, मैं तो दफ्तर में रहता हूं, लोगों के बीच तो महबूबा मुफ्ती रहती है। तो मुफ्ती के जिस सियासी विरासत को महबूबा संभालने जा रही है, उसका सच सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि एक ऐसा संघर्ष है जिसे जीते जी मुफ्ती ने देखा, किया और भोगा भी। श्रीनगर की सड़कों पर आतंक का यह हुजूम जीत के जश्न के लिए निकला था। 13 दिसंबर 1989, उस वक्त रूबिया सईद की रिहाई के लिए दिल्ली आतंकवादियों के सामने झुकी थी। 5 आतंकवादियों की रिहाई हुई थी। तो आतंक का जश्न श्रीनगर की सड़कों पर बंदूक लहराते हुए कश्मीरी ही निकले थे। और आतंक के इस जश्न के बीच मुफ्ती मोहम्मद सईद की भी हार हुई थी। उस वक्त वह दिल्ली में बतौर गृहमंत्री हारे, तो वादी में उन्हीं कश्मीरियों के बीच हारे जिनके लिए उन्होंने एक भारतीय बनकर संघर्ष किया था। तब विरोध था और आज आंखें नम है। तो मुफ्ती के सियासी सफर का खूबसूरत अंजाम देखिए। जिस सड़क पर 36 बरस पहले बंदूक लहराई गई, आज उन्हीं सड़कों पर मुफ्ती मोहम्मद सईद के लिए नारे गूंजे। कश्मीरियों का हुजूम अंतिम विदाई के लिए उमड़ पड़ा। हर कश्मीरी की आंखें आज नम थी और लोकप्रिय मुफ्ती का सफर यूं ही खत्म नहीं हुआ, बल्कि सफर की सियासत और उसके संघर्ष को भी समझना जरूरी है। कश्मीर में मुफ्ती ने राजनीति तब शुरू की जब शेख अब्दुल्ला की लोकप्रियता चरम पर थी, और यह भी अजब संयोग कि शेख अब्दुल्ला की लोकप्रियता में कमी तब आई जब शेख अब्दुल्ला ने इंदिरा गांधी से समझौता कर लिया। और मुफ्ती मोहम्मद सईद तब लोकप्रियता के रास्ते पर निकले जब उन्होंने इंदिरा का साथ छोड़ा, कांग्रेस का साथ छोड़ा और दिल्ली भी छोड़ी, और 23 जुलाई 1999 में पीडीपी बनाकर घाटी की उस शून्यता को भरने निकल पड़े जो सियासी बिसात पर दिल्ली का प्यादा बनकर कश्मीरियत को ही खारिज हमेशा से करती रही थी। इसीलिए मुफ्ती ने कभी अलगाववादियों को खारिज नहीं किया। हुर्रियत नेता अब्दुल गनी भट्ट तो उनके कॉलेज के सहपाठी रहे, और मुफ्ती की सियासी बिसात को अक्सर नरम अलगाववाद के तौर पर ही देखा गया, माना गया। मुफ्ती ने बंदूक उठाए युवा कश्मीरियों को आतंकवादी नहीं बल्कि भटका हुआ बताया। हुर्रियत को कश्मीर में एक खिलाड़ी मानने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। लेकिन मुफ्ती का राजनीतिक सफर एलओसी खींचे जाने के वक्त से शुरू हुआ था, और विरासत संभालने जा रही महबूबा का सफर 1989 के आतंक के इस खौफ के बीच शुरू हुआ था। अंतर तो होगा। तो एक युग का खत्म होना और एक नए युग का शुरू होना। नए युग के शुरू का मतलब शायद भारत में पहली बार ऐसा मौका भी आया जाएगा जब नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। नॉर्थ का मतलब मानिए कश्मीर, एक महिला मुख्यमंत्री। साउथ का मतलब जयललिता को देख लीजिए। ईस्ट ममता बनर्जी को मान लीजिए। और जब वेस्ट की तरफ जाएंगे तो गुजरात देख लीजिए, आनंदीबेन। महिलाएं हर जगह है। लेकिन सवाल इससे आगे का है। सवाल इससे आगे का यह है कि मौजूदा वक्त में लग ऐसा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने लाहौर जाकर देश को चौंकाया। उसके बाद पठानकोट हमला जो हुआ, आतंकवादियों ने चौंका दिया। और झटके में यह बहस इस देश के भीतर ही नहीं, दोनों देशों में शुरू हो चली है कि दरअसल पठानकोट हमले के बाद भी अगर बातचीत जारी रहे तो फिर शायद इतिहास बदल सकता है।
तो क्या पठानकोट हमला और यात्रा के बीच के तारतम्य संवाद बनाए रखने की दिशा में ही सिर्फ बढ़ रहे हैं या हकीकत कुछ और है? आइए जरा पाकिस्तान के भीतर की हकीकत देख ले, है क्या? कराची से मुजफ्फराबाद यानी पाकिस्तान के एक छोर से दूसरे छोर तक आतंकवादियों की मौजूदगी, एक दो नहीं दर्जनों आतंकी संगठन, और भारत के लिए हर नाम आतंक का खौफ पैदा करने वाला। लेकिन पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के भीतर आतंक के इन चेहरों पर कोई बंदिश नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए भारत पाकिस्तान से बार बार बातचीत करता है, जब वही अपनी जमीन पर आतंक को आतंक नहीं मानता, तो पठानकोट हमले के बाद ऐसा होने क्या वाला है जिससे भारत यह कह सकेगा कि देखिए पाकिस्तान झुक गया? क्योंकि विदेश मंत्रालय ने आज संकेत तो यही दिए कि पाकिस्तान अगले एक दो दिनों के भीतर ही कुछ कार्रवाई करेगा। इसलिए इस समय हम यही कहेंगे कि अब पहल पाकिस्तान को करनी है। पाकिस्तान को हमने एक्शनेबल इंटेलिजेंस प्रदान कर दी है इस आतंकी हमले के बारे में, और अब हमें देखना है कि पाकिस्तान उस एक्शनेबल इंटेलिजेंस के ऊपर क्या निर्णय लेता है, क्या एक्शन लेता है। इधर विदेश मंत्रालय ने कहा और उधर पाकिस्तान का मीडिया भी इसी बात की पुष्टि करने लगा। और ध्यान दें तो कमोवेश कुछ ऐसी ही बात पाकिस्तान से निकल कर आई कि अगले 72 घंटे बहुत अहम है, और अगर ये जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के साथ, अगर ये इंफॉर्मेशन दुरुस्त निकली तो इस पे जो एक्शन है वो अगले 72 घंटे में आपको नजर आएगा। तो सवाल है कि पहली बार किसी आतंकी हमले को लेकर भारत पाकिस्तान को सचेत कर रहा है कि वो कार्रवाई करे, नहीं तो उसका रुख कड़ा हो जाएगा, या फिर पठानकोट हमले को ही बातचीत का आधार बनाया जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान के आंकड़े ही बताते हैं कि 16 जिलों में आतंकी संगठनों के 127 दफ्तर चल रहे हैं। कराची, मुल्तान, बहावलपुर, लाहौर तक में आतंकी हेडक्वार्टर हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में 16 से ज्यादा आतंकवादी संगठनों के ट्रेनिंग कैंप हैं, और सभी आतंकी संगठनों ने खुलकर कश्मीर को अपने जिहाद का हिस्सा भी बनाया है। तो सवाल है कि क्या पठानकोट हमले पर तुरंत कार्रवाई दिखाकर आतंक से बचने का रास्ता भी पाकिस्तान को मिल रहा है, या प्रधानमंत्री मोदी संवाद बनाकर संवाद तोड़ने से अब बचना चाहते हैं, खासतौर से लाहौर यात्रा के बाद? प्रधानमंत्री मोदी साहब जो लाहौर गए हैं, यानी करगिल के बाद से ही बातचीत के जो सवाल बार बार हर आतंकवादी हमले के बाद उलझते चले गए, उसमें पहली बार मोदी की लाहौर यात्रा और हफ्ते भर के भीतर ही पठानकोट हमले ने दोनों देशों को इस कश्मकश में ही फंसा दिया कि हमलों को खारिज कर आगे बढ़ा जाए तो ही रास्ता निकलेगा, या फिर कश्मकश खत्म कर दी कि बातचीत कीजिए, ऐसे हमले होते रहेंगे। यानी पाकिस्तान की इस तस्वीर पर से भारत क्या आंख बंद कर लेगा, जहां शहर दर शहर आतंकी संगठन है, या फिर बातचीत का सिलसिला वाकई ऐसे आतंकी संगठनों को खत्म कर देगा? बड़ा इम्तिहान तो है ये। और इस इम्तिहान के बीच देश के भीतर हर मुद्दा एक नया इम्तिहान हर किसी का ले रहा है, और शायद सरकार का भी ले रहा है। और सरकार सूखे से प्रभावित इलाकों को चाहे जितने पैसे अब दे रही हो, किसानों के लिए राहत का जिक्र कर रही हो, लेकिन जरा सोचिए, सरकार की तरफ से तय हुआ है अब इस देश में सूखा शब्द मौसम विभाग नहीं करेगा। सिद्धार्थ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानकारी दे रहे हैं। सिद्धार्थ, क्या कहा गया है? जी प्रसून, मौसम विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया है, अपने तमाम मापदंडों और मानकों में परिवर्तन किया है। खास बात यह है कि मानसून की बारिश के जो आंकड़े होते हैं उसमें अब मौसम विभाग सूखे का जिक्र नहीं करेगा। ये नहीं कहेगा कि किसी साल में सूखा है या नहीं है। इसके लिए जो टर्मिनोलॉजी है उसमें बदलाव किया गया है। तो मैं आपको बता दूं, अगर 10% से कम या ज़्यादा बारिश होती है तो मौसम विभाग अब इसको सामान्य बारिश कहेगा। दूसरी बात यह है कि अगर 10% से कम बारिश होती है और देश के 20 से लेकर 40% इलाके में ऐसा होता है तो ये कहा जाएगा कि कम वर्षा का साल है ये, कम वर्षा का वर्ष है ये। तो कुल मिलाकर मौसम विभाग भले ही सूखा पड़े लेकिन वो सूखा कहने से परहेज करेगा। जी चलिए, अजीबोगरीब स्थिति है, सूखा कहा नहीं जाएगा। लेकिन सूखा कहिए ना कहिए, देश के भीतर कोई पानी की मांग करे और उसे कहा जाए आपको हम बंद कर देंगे। जरा देखिए राजस्थान की त्रासदी देखिए। अलवर में धरने पर बैठी महिलाओं की मांग है कि घर में पीने का पानी नहीं आता है, और जालौर में प्रदर्शन कर रही छात्राएं कॉलेज प्रशासन से खफा है क्योंकि कॉलेज में सुविधाएं ही नहीं है।
यानी घर की महिलाओं को बुनियादी जरूरत का पानी चाहिए और कॉलेज की छात्राओं को कॉलेज की ही बुनियादी सुविधाएं। पानी पीने के लिए आरओ मशीन होनी चाहिए, लेकिन ये सब सुविधा नहीं है। विधायक जी हमेशा नींद में रहते हैं। लेकिन अब सुन लीजिए कि अलवर की महिलाओं के धरने प्रदर्शन से नाराज डीएसपी साहब जब पहुंचे तो उन्होंने कहा क्या? रोड पे जाम लगा रखा है, पानी चाहिए तो ऑफिस पे जाओ ना, धरना लेके मटके लेकर के वहाँ फोड़ो। मटके फोड़ सकते हैं, चूड़ियां नहीं फोड़ सकते। अरे उंगली नीचे कर, मुकदमा दर्ज हो जाएगा तेरे खिलाफ बकवास करके। जी ठीक सुना आपने। डीएसपी साहब कहते हैं पानी नहीं मिलेगा और पानी मांगा तो मुकदमे में फंसा दूंगा। और जालौर में महिला गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं की सुविधाओं के लिए कॉलेज प्रबंधक और विधायक अमृता मेघवाल से नोकझोंक हो गई। तुम्हारा कॉलेज है क्या? आपका कॉलेज मेरा है। तो उन्होंने दो टूक कह दिया, सुविधाएं नहीं है तो कहीं और जाकर पढ़ लो। अब वो बच्चे ही जान सकते हैं। मेरे हिसाब से तो मेरा पूरा भी ध्यान जो है ये शिक्षा की ओर है। तो ये होती है ताकत, और ताकत का मतलब इतने ताकतवर हो जाना कि व्यवस्था ना बनाना भी उसकी जुबान पर और व्यवस्था बिगाड़कर कानून व्यवस्था को जेब में रखना भी नायाब ताकत। पधारो हमारे देश के परंपरा वाले राजस्थान में पानी और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों को मांगने गई अपने ही घर की बहू बेटियों को खाकी और खादी के हाथों शर्मसार होना पड़ा। वो भी तब जब जयपुर के एक 5 सितारा होटल में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बीजेपी के 2 साल के कार्यकाल की समीक्षा बैठक कर रहे थे। यह मुश्किल सवाल तो है। जिस लिहाज से सरकारें चलती हैं, सत्ता का गुरूर रहता है और इन सब में हर कोई अपने आप को ताकतवर महसूस करता है, उसकी एक स्थिति है बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जयपुर में ही। हालांकि उन्हें दोबारा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा नहीं, जिसका जिक्र कर रहे थे। जलगांव में मंथन चल रहा है, लेकिन वजीर जी, सवाल वजीर का नहीं है, सवाल है इन सब के बीच सरकार राज बिहार में है। जंगल राज कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि लालू यादव जी का कहना था रोटी पलट दी गई थी। लेकिन आइए जरा सरकार राज की स्थिति देख लीजिए क्या है। बिहार में जंगल राज की आहट देती तमाम घटनाओं ने सूबे के सीएम नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया। तो नीतीश और लालू ये कहने से नहीं चुके कि जंगल राज की बात बकवास है और बिहार में सब सामान्य है, लेकिन हालात बिगड़ रहे हैं। इसकी तस्दीक नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट पर रंगदारी के साए ने कर दी है। जी हां, पटना के मरीन ड्राइव कहे जाने वाले 23.5 किलोमीटर लंबे गंगा ड्राइववे प्रोजेक्ट को बनाने वाली कंपनी नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने बिहार सरकार से कहा है कि उसे रंगदारी के लिए अपराधियों से लगातार धमकी मिल रही है। दहशत तो सब में हो ही जाएगा। एक और घटना घट गई है, तो लोग यहाँ रात भर काम चलता है, तो नेचुरल है, दहशत तो होना नेचुरल है। लेबर और स्टाफ के लिए जो हम लोग को डे नाइट काम चलता है, उसके लिए हम लोग आवेदन दिए थे। उनको 2 बॉडीगार्ड हम लोग पर्सनली प्रोवाइड कर चुके हैं और सिक्योरिटी वो जो मांग रहे हैं उसका आंकलन करके हम लोग प्रोवाइड करेंगे। उधर दरभंगा में जिस सीएनसी कंपनी के 2 इंजीनियरों की हत्या हुई थी, उसने खत लिखकर सरकार से कहा है कि अगर 3 लेयर सिक्योरिटी नहीं दी गई तो वक्त पर काम कराना मुश्किल होगा, क्योंकि कंपनी के कर्मचारी दहशत में हैं। सरकार ये नहीं बता पा रही है कि आखिर कैसे अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि वो बेखौफ रंगदारी भी मांग रहे हैं। अलबत्ता सरकार ये जरूर कह रही है कि सबको सुरक्षा दी जाएगी। सरकार सख्ती से कार्रवाई करने का काम करेगी। सभी की जिम्मेदारी हम लोग ले रहे हैं, उसमें किसी को डरने की जरूरत नहीं है। इस बीच कई कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने कर्मचारियों की सुरक्षा की गुहार लगाते हुए पुलिस का रुख किया है। तो सवाल सीधा है कि बीते 10 साल में रंगदारी का धंधा रुका हुआ था, तो अचानक फिर कैसे जोर पकड़ गया? क्या नीतीश के लालू के साथ आते ही प्रशासन से सुशासन बाबू की पकड़ कमजोर पड़ गई, या अपराधियों को लगने लगा कि लालू नीतीश अपनी राजनीति को साधने में ही इतने मजबूर रहेंगे कि चौकस कानून व्यवस्था साधना मुश्किल होगा? जिलों की बात छोड़ दें तो अब अपराधी राजधानी पटना में भी रंगदारी मांगने से परहेज नहीं कर रहे हैं, और इस बार उनकी नजर खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट पर है। सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों रंगदारी मांगने के मामलों में अचानक से बढ़ोतरी हो रही है, और आखिर क्यों इन अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। जाहिर है रंगदारी शब्द ही ऐसा है,
कोई रंगदारी मांगता है, कोई रंगदारी दिखाता है। कोई रंगदारी इसलिए करता है क्योंकि उसकी सत्ता है, और कोई रंगदारी इसलिए करता है कि सत्ता में हम आए हैं तो अपने लिहाज से चलाएंगे और वही सुशासन होता है। दरअसल इन सारी स्थितियों में उलझ गई स्थिति यहाँ पर कि दिल्ली में जब सत्ता बदली, मोदी सरकार आई, तो उसकी निगाहों में फिल्म कलाकार आ गए, फिल्म इंस्टीट्यूट आ गए, और देखिए क्या हो रहा है। छात्र नाराज, फिल्मकार नाराज और देश का ब्रांड फिल्मी कलाकार ही। जी कमाल है। सरकार को सिल्वर स्क्रीन से पता नहीं क्या हुआ है जो पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट का विवाद सुलझा नहीं पा रही, और अब सेंसर बोर्ड को लेकर भी उलझ गई। और इन सब के बीच अतुल्य भारत का नया ब्रांड कौन सा फिल्मी चेहरा हो, इसे वो तय करने में लग चुके हैं। तो ये पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट के छात्रों का विरोध है। आज गजेंद्र चौहान ने पद संभाल भी लिया, छात्र फिर भी विरोध करते रहे, और गजेंद्र विरोध को अनसुना कर मीटिंग करते रहे। हम अपनी जिम्मेदारी निभाने आए थे, और हमारी जो मीटिंग्स हुई है वो बहुत सकारात्मक हुई है, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हुई है। अगर लोग बात करने की कोशिश करें तो बात भी नहीं करने दे रहे। ऐसा लग रहा है कि हम मतलब यहाँ पे कुछ भूचाल मचा देंगे। बहुत ही शर्मनाक दिन है ये। तो सवाल गजेंद्र चौहान के पद पर रहने या ना रहने भर का नहीं है, सवाल है सिनेमा को लेकर भी सरकार की समझ है क्या। क्योंकि सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर प्रहलाद निलानी को लेकर विरोध के स्वर सबसे पहले और कहीं से नहीं, सेंसर बोर्ड के भीतर से ही निकले। शिकायत तक हुई, लेकिन अब किस फिल्म को किस दर्जे में रखना है और कौन सा शब्द सेंसर होना चाहिए, इसको लेकर और कोई नहीं, बेहतरीन फिल्म बना चुके फिल्मकार भी परेशान हैं, नाराज हैं, गुस्से में हैं। लेकिन प्रकाश झा से ज्यादा सिनेमा तो सरकार समझती है, तभी तो देश में हर सरकार के लिए सिनेमाई हीरो ही ब्रांड एम्बेसडर होता है, और अब फिल्मी ब्रांड एम्बेसडर भी विचारधारा के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। यानी फिल्म की तर्ज पर हीरो डायलॉग बोले जो उसे लिख कर दिया जाए तो ठीक, और अपने मन से कुछ बोलेगा तो बर्दाश्त नहीं होगा। यह आमिर खान को हटाकर सरकार ने तय कर दिया। लेकिन मुश्किल यह है कि अतुल्य भारत के नए ब्रांड एम्बेसडर के लिए जिन चेहरों को लेकर सरकार सोच रही है, उसमें भी फिल्मी ही चेहरे हैं। अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन का नाम सबसे आगे है। यानी सरकार के पास देश की छवि महान बताने के लिए जो नाम है वो सिनेमाई ही है। तो सवाल यही, क्या राजनेता अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी साख खो चुके हैं और सरकार एक्टरों के ही आसरे है? क्योंकि याद कीजिए, पाकिस्तान के आतंकवाद को लेकर तो कोई सरकार आतंकवादी कैंपों तक को नेस्ता नाबूद न कर सकी, लेकिन सिल्वर स्क्रीन पर फिल्म बेबी से लेकर फैंटम तक में लश्कर के चीफ हाफिज सईद हों या डेविड कोलमैन हेडली, सभी को फिल्मी नायकों ने खत्म किया।